प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं किसी भी वस्तु पे, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, और यदि किसी वस्तु पर डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट के बाद हमें वस्तु को ख़रीदने पे या बेचने पे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम लोगों ने डिस्काउंट का या बट्टा जिसको कहते हैं उस टॉपिक के बारे में देखा, और इसके साथ ही साथ नीचे भी देख सकते हैं साधारण ब्याज लिखा हुआ। तो हम लोगों ने साधारण ब्याज देखा कि किसी भी वस्तु पे ब्याज जब लग जाता है तो फिर जितने अमाउंट पे या फिर जितने रुपए पे वो ब्याज लगता है, जिस भी प्रतिशत से, ठीक है, तो वो ब्याज के बाद उस मूलधन या जो मूल राशि होती है तो उसमें कितना इजाफा होता है, जिससे जो व्यक्ति ब्याज पर, जैसे मान लीजिए यदि पैसा वगैरह रुपया वगैरह लेता है या उधार पे लेता है ब्याज के साथ, तो उसको कितना नुकसान होता है या हानि पहुंचती है। ठीक है, ब्याज से संबंधित हम लोगों ने ब्याज का फॉर्मूला देखा, मूलधन कैसे निकालते हैं वो देखा। उसी तरह से आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ जो है जो समीकरण लिखे हुए हैं, एक तरीके से रेखीय समीकरण लिखे हैं, उनमें पक्षांतर का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग मूलधन का सूत्र है, दर का सूत्र है, समय का सूत्र है, ये सारे सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पिछले लेक्चर की या टॉपिक की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोगों ने साधारण ब्याज देख लिया कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, यदि हमें मान लीजिए समय पता हो, हमें मान लीजिए हमारा जो मूल कितना रुपए है वो पता हो, क्योंकि बिना उसके ब्याज पता नहीं चलेगा, वो पता हो, और यदि हमें समय भी पता है कि कितने समय के लिए ब्याज उधार पे लिया, रुपए उधार पे लिया गया, उस पर किस दर से ब्याज लगा है, तो वो समय के हिसाब से और उस दर के हिसाब से जो मूलधन पे जो भी ब्याज लगा होगा तो वो साधारण ब्याज निकल आएगा। अब साधारण ब्याज के ऊपर होता है एक चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है कि जो ब्याज पे भी और ब्याज लगे उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि उसका सूत्र क्या है या किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से एक स्टेप बैक जाना चाहूँगा कि जो साधारण ब्याज है उसको हम लोगों ने कैसे निकाला था। जो हमारा मूलधन है, मतलब मूल जो राशि है वो उसमें दर का है, समय का है, इनका गुणा करते थे और 100 से भाग देते थे, तो वो ब्याज जो है हमारा निकल के आ जाता था। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जानने के लिए हमें पहले ये भी जानना पड़ेगा कि मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन होता है, एक तो हमारा मूलधन जो होता है उस पर जो हमारा साधारण ब्याज लगता है, ठीक है, उन दोनों का जो योगफल है वो हमारा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन भी एक तरीके से यदि देखा जाए तो वो मूलधन जो हमारा मूल राशि है वो उस पे जो साधारण ब्याज लग रहा है
उन दोनों का योगफल, मतलब कुल मिला के जो मिश्र धन होगा वो और भी ज़्यादा होगा साधारण ब्याज के तुलना में। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए एक यदि उदाहरण अभी लूँ, ठीक है, एक अभी उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये, ये तो हमारा क्या हो गया, मूलधन मान लिया हमने। ठीक है, इसका 4% हमने क्या लिया, एनुअल या वार्षिक ब्याज लिया। ठीक है, ब्याज की ये दर होगी। ठीक है, दर से कितने टाइम के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमें क्या निकालना है कि एक तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आपका जो साधारण ब्याज है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दोनों ही क्यों लिखे हैं, ताकि इसमें हमें अंतर या जो डिफरेंस है वो भी पता चल जाए कि भाई साधारण ब्याज यदि किसी भी मूल राशि पे लगेगा तो वो पैसा जो है बढ़कर कितना होगा, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा जिसको हम ब्याज पर भी ब्याज बोलते हैं, तो वो यदि लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो उसके बाद फिर और कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि मान लो पहले साल के लिए हमारा मूलधन क्या 5,000 रुपये ही रहेगा। ठीक है, यदि 5,000 रुपये रहा तो फिर उस पर जो ब्याज मिलेगा कौन सा, साधारण वाला, साधारण वाला कितना मिलेगा, जैसे मान लो 5,000 है, दर हमारे पास दी हुई है 4, और यदि अभी हम फर्स्ट 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, 1 साल के लिए और बटे 100 हो जाएगा, तो ये दो बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, ये कितना बचा 50 बचा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो ये अभी क्या बचा है, 4 एकम 4 होता है, तो ये आ गया आप 50 के 200। ठीक है, 500 को 20, तो 500 को 20 हो गया, डायरेक्ट 20 लिख दो, उसमें एक जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, आपको थोड़ा सा पहाड़े वगैरह यदि याद रहेंगे, ऑन द स्पॉट आप जो है कोई भी गुणनफल या गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यदि मैं मिश्रधन की बात करूं यहाँ पे, तो मिश्रधन 1 साल के बाद या 1 साल के अंत में हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास जो मूलधन था वो 5,000 रुपये है, तो हमारा 200 रुपये ये ब्याज का भी आ जाएगा, तो अब हमारे पास जो राशि होगी वो कितनी होगी, 5,200। ठीक है, यही तो बताया था हम लोगों ने कि ब्याज पे यदि मूलधन और जोड़ दिया जाए तो हमारा जो राशि निकल के आएगी वो मिश्रधन निकल के आएगा। अब चूंकि हमने बात की है किसके लिए, 2 साल के लिए, तो ये तो अभी हमने पहले ही साल का निकाला है, दूसरे साल का जब निकालेंगे तो ये जो मिश्रधन है यही मूलधन का काम करेगा, किसके लिए, सेकेंड वर्ष के लिए, मतलब दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा दूसरे साल के लिए, वो हो जाएगा आपका 5,200 रुपये। तो उसका भी फिर ब्याज कितना निकलेगा, तो ब्याज जो निकलेगा वो साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, कैसे, ये वही रहेगा, ये भी 1 ही साल का है। ठीक है, बटे 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, तो 52 इंटू 4 आ गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कोई हासिल है नहीं, तो ये कितना आ गया आंसर, 208। तो अब यदि मैं पूछूं कि 2 साल के अंत में जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, अब मूलधन हमारा कितना हो गया था 5200, ये कितना हो गया हमारा 208, तो अब ये कितना हो जाएगा 5,408,
दूसरे साल के एंड में जो मिश्र धन होगा वो 5,408 होगा। तो अब यदि दूसरे साल के एंड में 5,408 रुपये मिश्र धन हो गया, ठीक है, तो एक तरीके से आप जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा, ये जो 5,408 यदि आप यहाँ देख रहे हो, तो इससे जब हम जो हमारे पहले साल का मूलधन था हम वो घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज बताए हमने। तो 5,408 में से 5,000 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 408 रुपये, ठीक है। मतलब कि 408 रुपये केवल 2 साल में 5,000 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ठीक है। और 2 साल के अंत में ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लगाना पड़ा। यदि मैं 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का यदि मैं मान लो साधारण ब्याज चेक करूं, साधारण ब्याज के लिए क्या हमारे पास जो पैसा है वो था 5,000, दर कितनी थी 4, और ये हमारा वर्ष कितने थे 2, ठीक है। इसके बाद ये बटे 100, मैं यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दूंगा तो ये क्या कितना बचेगा, इतना बचेगा। फिर इधर 4 दूनी 8, तो 50 गुणे 8, 8 पंचे 40, तो ये कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। तो आप अंतर देख रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जब पैसा अमाउंट जो राशि हमारी वो इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए जो है जो अंतर आया वो केवल 8 रुपये का अंतर आया। 400 यहाँ आया था, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकाला था हमने, वो 408 रुपये आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो साधारण ब्याज का है उसकी एक्सरसाइज हमने दी थी, तो साधारण ब्याज की आपने एक्सरसाइज लगाई होगी, ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की भी एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि मिश्र धन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मिश्र धन जो है वो भी हमारा जो साधारण ब्याज है उससे ज़्यादा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा साधारण ब्याज लगा होता है उस पर भी ब्याज लग चुका होता है, ठीक है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज की जो जिसको एक तरीके से कह सकते हैं मूल्य कीमत है वो जो है साधारण ब्याज से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पूरी एक जो है एक्सरसाइज दी हुई है, वो लोग आप लोग एक्सरसाइज लगाना, ठीक है। और एक नहीं बल्कि एक्चुअली इसमें एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर लगाना है। तो इसके बाद एक हमारा जैसे हमने अभी मिश्रधन देखा, ऐसे ही हमारा चक्रवृद्धि वृद्धि मिश्रधन भी होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यदि हमें निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला भी है कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे जैसे मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। तो मूलधन यदि दिया हुआ है तो उनटू 1 और हमारा जो भी हमारे रुपए होंगे, ठीक है, या तो मूलधन इंटू 1 प्लस 1/10 इंटू ये आपका क्या हो जाएंगे, वर्ष या साल हो जाएंगे, कितने सालों के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का तरीका। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा आपका पहले तो आपका देखा कि मूलधन कैसे निकालते हैं, फिर या मूलधन हमें पता होता है
तो हम लोग उसकी तरफ से साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज के बाद पता चला हम लोग मिश्र धन कैसे निकालते हैं। मिश्र धन के बाद हमें पता चला जब साधारण ब्याज निकल आया, मिश्र धन निकल आया, तो हमें क्या पता चला, चक्रवृद्धि ब्याज पता चला। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद पता चला हमें जो चक्रवृद्धि है ब्याज की, और हम लोगों ने बीच में मिश्र धन देखा तो चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकल आया। तो ये आपकी करीब करीब 4, 5, 6 एक तरीके से फॉर्मूले भी कह सकते हो आप, और एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग आपका तरीके हो गए ब्याज के। ठीक है, कि हमें जो भी हमारा रुपए है, जो भी हमारी दी हुई रुपए राशि है, उस पे हमें कैसे जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन या आपका साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है वो लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल और भी लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ कि 500 रुपये का जो 8% का मान लीजिए वार्षिक ब्याज है, एनुअल उसका जो ब्याज है। ठीक है, तो ये तो दर हो गई 8% का वार्षिक दर से। तो 5 साल बाद जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो कितना होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमने इसका फॉर्मूला क्या रखा था, जो भी हमारा मूलधन है वो, ठीक है, प्लस हमारी जो रेट है इसको हम आर भी लिख सकते हैं, जो भी दर है हमारी 8 है, फिर इसके बाद यदि प्रतिशत में है तो 100 हो गया, और फिर कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। तो ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल आएगा। एक्चुअली फिर इनके ऊपर सूत्र भी बनते हैं, जो कि सूत्र आपको बड़ी कक्षाओं में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकाल सकते हैं, और इस पे भी एक्सरसाइज है। इसके और भी तरीके हैं, यदि आप चाहो तो फिर और भी तरीके हमसे भी पूछ लीजिए, नहीं तो एक ये भी आसान तरीका है, एक छोटा सा सूत्र है, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। ठीक है, तो यदि हमारा मिश्र धन है, ठीक है, जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, उसमें यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मूलधन प्लस ये आपका रेट हो जाएगा, यानी कि दर हो जाएगी। ठीक है, इसको दर बोल सकते हैं। तो ये आपका एक एक्चुअल फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। यही फार्मूला हमें जो है आगे जो है इस्तेमाल करना है, और यही जो है आगे भी काम आएगा। तो इनके ऊपर एक्सरसाइज है, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ। आज की वीडियो में अभी इतना ही देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।